हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं उनमें एक एक बात बहुत रोचक है, क्योंकि इन बातों का संबंध है ददुआ को खत्म करने की जो यूपी एसटीएफ की योजना थी, उस योजना के पूरे प्लान की, उन परिस्थितियों की जिनमें यूपी एसटीएफ को सक्रिय किया गया ददुआ के अंत के लिए। उसके पहले कभी भी किसी सरकार ने शायद इतनी गंभीरता से ददुआ के खात्मे का प्रयास नहीं किया था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से यूपी सरकार को, एसटीएफ को ये सख्त हिदायत देनी पड़ती है कि चाहे जैसे भी हो, हर हाल में ददुआ का अंत करना है। उसके लिए बहुत बारीक तरीके से, काफी माथापच्ची के बाद योजनाएं तैयार की जाती हैं। अमेरिका से कुछ चीजें मंगाई जाती हैं, विशेष तौर पर जीपीआरएस मंगवाई जाती है ददुआ के एक एक मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, और उस जीपीएस को भी इतना आसानी से प्रयोग में लाना उन बिहड़ों में संभव नहीं था यूपी एसटीएफ के लिए। और ददुआ जिस इलाके में रहता था, उस इलाके में काफी वनस्पतियां थी, क्योंकि वो पठारी इलाका था। वो रवाइनस इलाके से अलग वो जंगल के इलाके में रहता था, चंबल के उस इलाके में रहता था जो जंगली इलाका था, वो पाठा का इलाका कहलाता है। और उस इलाके में जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे थे, सब बड़े कटीले किस्म के थे। उन कटीली झाड़ियों को, उन कटीली जंगलों को चीर कर और ददुआ तक पैठ कायम करना यूपी एसटीएफ के लिए इतना आसान नहीं था। बावजूद इसके पुलिस ने सारी योजना तैयार की। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो आपका, तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हमें बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिले, आपकी मर्जी के मुताबिक, आपके पसंद के मुताबिक। अब चलिए दोस्तों, इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के बाद बहन मायावती उत्तर प्रदेश की एक आध बार मुख्यमंत्री बन जाती हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका भी राजनीतिक कद जहां एक और ऊंचा उठता है, तो वहीं ददुआ उनके कैंडिडेट्स के पक्ष में फतवे जारी करता है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वो जो पाठा का इलाका था, यानी चित्रकूट और चंबल का जो इलाका था, उन इलाकों में बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही मजबूत किला, अभेद्य किला या गढ़ कायम हो पाया। और इसके पीछे वजह थी ददुआ का बीएसपी को सपोर्ट। मायावती एक बार फिर से सन 2002-03 के करीब मुख्यमंत्री बनती हैं उत्तर प्रदेश की, बीजेपी के सपोर्ट से। लेकिन मायावती की यह सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती, और वह सरकार गिर जाती है। और तुरंत ही, क्योंकि बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया था, और उसके तुरंत बाद ही होता यूं है कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाती है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा जाता है कि ददुआ धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के करीब जाने लगा। और फिर आता है सन 2007 का विधानसभा चुनाव। उस सन 2007 के विधानसभा चुनाव के समय तक ददुआ को यह अंदाजा हो जाता है कि उस चुनाव में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी, और मायावती के लिए चुनकर सत्ता में आने का रास्ता आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वो तय करता है कि वह सत्तारूढ़ दल के साथ अपने रिश्ते और करीब से कायम करेगा, और इसके लिए वो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला करता है। वो फतवे जारी करता है पूरे उस इलाके में कि उसके जो प्रभाव वाले लोग हैं, जो लोग उसे मानते हैं, जो लोग उसका समर्थन करते हैं ददुआ का, वे लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देंगे। और 2007 के विधानसभा चुनाव का नतीजा भी सामने आता है, और नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था। सच में ददुआ ने जो चाहा वही हुआ उस इलाके में। लेकिन उस पूरे इलाके से, यानी जिस इलाके पर ददुआ का वर्चस्व था, प्रभाव क्षेत्र था, वहां से मायावती की बीएसपी का सिर्फ एक ही कैंडिडेट जीत पाया, और उस इलाके में समाजवादी पार्टी को बहुत बम्पर सफलता हाथ लगी। लेकिन सरकार बनी मायावती की, क्योंकि उनकी पार्टी ने बाकी इलाकों से
इतनी सीटें हासिल कर ली थी उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों से कि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनको हासिल हो गई और 206 या 7 के करीब जो सीटें बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुई थी 2007 के विधानसभा चुनाव में, उसके बदौलत मायावती फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद ददुआ उन लोगों पर टूट पड़ता है जिन लोगों ने, उस इलाके के जिन लोगों ने उसके फतवे के बावजूद समाजवादी पार्टी को वोट न दे करके और परंपरागत तौर पे जैसा कि पहले होता था बीएसपी को वोट दिया था, और इस वजह से ददुआ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहता है और वो ऐसे लोगों की हत्याएं करना शुरू कर देता है। ये साफ साफ चुनौती थी मुख्यमंत्री मायावती को, जो नई नई सत्ता में वापस लौटी थी, और मुख्यमंत्री भी बड़ी ही सख्त और कड़क रवैया अख्तियार करती हैं ददुआ के खिलाफ। वो विक्रम सिंह, सीनियर आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश नियुक्त करती हैं। विक्रम सिंह को बड़े बड़े अपराधियों से निपटने का बड़ा लंबा और बहुत ही शानदार अनुभव प्राप्त था। खासतौर पर उनका डकैतों से भी निपटने का एक शानदार अनुभव रहा था। तो जैसे ही विक्रम सिंह को नियुक्त किया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस का डायरेक्टर जनरल, विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तर्रार, बहुत ही साहसी और डकैतों से निपटने में माहिर एक यंग और जाबाज आईपीएस अधिकारी की तलाश करते हैं, और वो तलाश पूरी होती है अमिताभ यश के साथ। अमिताभ यश को विक्रम सिंह ये जिम्मेवारी सौंपते हैं कि वो एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स जिसका निशाना था ददुआ, उसका नेतृत्व करें। इधर यूपी एसटीएफ के द्वारा ददुआ के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था, उसकी एक एक प्रगति को मॉनिटर कर रही थी खुद मुख्यमंत्री मायावती। मायावती चाहती थी कि जितनी जल्दी हो ददुआ का खात्मा होना ही चाहिए। डीजीपी विक्रम सिंह के दिशा निर्देश के अनुसार अमिताभ यश अपने चुनिंदा अधिकारियों और जवानों की टीम लेकर के एसटीएफ की एक नई टीम का गठन करते हैं, और उस टीम के साथ वे ददुआ के खिलाफ उस पूरे इलाके में कैंप करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि अप्रैल से लेकर के जुलाई तक तकरीबन 3-3.5 महीने पुलिस ने, यानी एसटीएफ ने, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने काफी गहनता से अभियान चलाया उस पूरे इलाके में। वो इलाका बहुत ही ज्यादा दुर्गम था। अगर रवाइनस इलाका रहता तो वो भी दुर्गम इलाका है, लेकिन चंबल का वह हिस्सा जिसमें कि ददुआ रहता था, वह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वह कटीले वनस्पतियों वाला इलाका था। वहां पर बहुत उमस वाली गर्मी पड़ती थी, और अगर पुलिस उस इलाके में एम्बुश लगाए तो लंबे समय तक एम्बुश लगाना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर लोगों के लिए, ऐसे लोग जो उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए सरवाइव करना कुछ ज्यादा घंटे तक के लिए भी बड़ा मुश्किल काम था। ददुआ के मामले में पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती यह थी कि उसने बहुत ही मजबूत फायर पावर हासिल कर लिया था। उसके पास लाइट मशीन गन्स भी थे और AK-47 भी था। जाहिर है ऐसे डकैत से निपटना इतना आसान नहीं था। ददुआ के पास इतना मजबूत फायर पावर था कि कहते हैं कि जहां ददुआ होता था, जहां ददुआ के होने का पुलिस को पता होता था, उसके 20 किलोमीटर के दायरे में पुलिस कभी फटकती भी नहीं थी। ददुआ ने उन पूरे इलाके में पुलिस का मनोबल तोड़ रखा था, इसलिए साधारण पुलिस वाले तो कभी उससे निपटने की सोचते भी नहीं थे। कहते पुलिस महकमे में भी उसके कई सारे मुखबिर हुआ करते थे, जो पुलिस की एक एक गतिविधि का ब्यौरा उसको उपलब्ध कराते थे ददुआ को, और ददुआ को पुलिस के मूवमेंट का एक एक बात पता होता था। यही वजह है कि ददुआ हमेशा पुलिस के लिए पुलिस के खिलाफ एक अभेद्य किला बनाकर अपने आप को सुरक्षित रखा करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि उस इलाके के जो थाने थे, उन थानों की पुलिस का मनोबल तो पहले से टूटा हुआ था, और उन पुलिस विभागों में
बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सीधे सीधे ददुआ के पेरोल पर ही काम करते थे। कई लोग भय के कारण पुलिस के मूवमेंट की सारी जानकारी ददुआ को उपलब्ध कराया करते थे। अमिताभ यश ने एक तरीका निकाला। सबसे पहले उसने उन लोगों को सर्च किया, यानी आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश ने उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो ददुआ के समर्थक थे, ददुआ का साथ तो दे रहे थे, लेकिन दिल से नहीं, भय के कारण कहीं ना कहीं उनको ददुआ से कोई नुकसान हुआ था और आगे और ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी। इस वजह से वो लोग ददुआ का सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को अमिताभ यश आईपीएस अधिकारी ने अपने कॉन्फिडेंस में लिया, अपने विश्वास में लिया और अमेरिका से उन्होंने खास तौर पर जीपीएस उन्होंने मंगवाए ताकि ददुआ की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके। और ऐसे लोग जो ददुआ के आसपास रहते थे, जो और भय के कारण उसका साथ दे रहे थे, जो कि उसके गैंग का उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तो वैसे लोगों से अमिताभ यश ने कहा कि जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग में उसकी मदद करें, यानी एसटीएफ की मदद करें। और कुछ लोग इसके लिए तैयार हो गए। बड़ा रिस्क था इस पूरे मामले में, क्योंकि अगर जरा सा भी ददुआ को भनक लगता तो जो मुखबिर पुलिस के लिए काम करने को तैयार हुआ था बहुत मुश्किल के बाद, वो तो मारा ही जाता। लेकिन ददुआ अपने इस तरह के मुखबिरों को इस तरह से मारता था कि आगे कभी किसी की हिम्मत ना हो कि वो ददुआ के खिलाफ पुलिस के पक्ष में मुखबिरी कर सके। तो एक एक कदम बहुत फूंक के रखना था। बात है जुलाई के अंतिम हफ्तों की। पुलिस को पता चलता है कि ददुआ का मूवमेंट अब हो रहा है और उसके मूवमेंट पर एसटीएफ जो है उत्तर प्रदेश की, वो नजर रखे हुए थी। आईपीएस अमिताभ यश तड़के ही एक सुबह है उस कटीली जंगल के अंदर घुस जाते हैं अपनी टीम को लेकर के, और उनका यह अनुमान था कि कुछ घंटों के अभियान के बाद ददुआ और उसकी टीम उनके हाथ लग जाएंगे और इस तरह से वो उनका खात्मा करने में कामयाब होंगे। लेकिन वो बताते हैं कि भीतर घुसने के बाद इतनी उमस और गर्मी थी कि प्यास के मारे सब बेहाल होने लगे, और जो पानी वो लोग अपने साथ लेकर गए थे, शुरुआती घंटे में ही पूरा का पूरा पानी खत्म हो चुका था। अब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। गर्मी और उमस से पूरी की पूरी एसटीएफ की टीम जो भीतर जंगल के अंदर गई थी, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। तो ददुआ के पीछे जाने के बजाय इन लोगों ने पानी की तलाश की, और पानी मिला भी तो ऐसी जगह पर जिस तालाब में वो पानी मिला वहां पर भैंसें नहा रही थीं। जाहिर है उस पानी को पीना इतना उचित नहीं था। तो फिर से पुलिस की पूरी टीम वापस लौट आती है। इसी बीच तकरीबन 20 जुलाई 2007 की बात है। पुलिस की टीम एक बार फिर से भीतर घुसती है। पुलिस को पता होता है कि ददुआ गैंग का एक हिस्सा, उसकी एक टुकड़ी चित्रकूट के जंगलों में डेरा डाले हुए है और वो किसी योजना पर वो लोग काम कर रहे हैं। ददुआ गैंग का एक हिस्सा किसी आपराधिक योजना को अंजाम देने के लिए वो लोग काम कर रहे थे उस पर। तो ये एसटीएफ की टीम भीतर घुसती है। ट्रैकर के जरिए ट्रैक किया जाता है उनका लोकेशन, और पुलिस अपने फायर पावर का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि ददुआ गैंग के 4 लोग मारे जाते हैं। इन मारे गए लोगों से पुलिस को भारी मात्रा में असलाह यानी घातक हथियार बरामद होती है। फिर पुलिस की टीम आगे बढ़ती है। पुलिस की टीम आगे बढ़ रही थी और उन्हें कुल 50 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करना पड़ा, क्योंकि अगर गाड़ी के जरिए पुलिस अगर अपनी गाड़ी में ददुआ को ट्रैक करने की कोशिश करती, उस तक पहुंचने की कोशिश करती, तो ददुआ इतना सतर्क होता था और उसके संपर्क सूत्र इतने मजबूत थे कि उसे तुरंत ही पता चल जाता। इसीलिए पुलिस बहुत स्नीक करके, बहुत धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चलती है जंगल के अंदर, एक एक कदम का फासला तय करते हुए। अमिताभ यश भी उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में अनुमान इस बात का था कि 7 या 8 घंटे के एम्बुश में ही उन्हें सफलता मिल जाएगी, लेकिन ये एम्बुश 24 आवर्स यानी 24 घंटे से भी ज्यादा लंबे वक्त का साबित हुआ।
और इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुलिस वाले जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनके खाने पीने और साथ ही साथ नित्य क्रिया से निवृत्त होने का काम सब कुछ रुका पड़ा हुआ था। सांसें रोक कर उनको आगे बढ़ना पड़ रहा था। इतना ज्यादा शारीरिक कष्ट एसटीएफ के जवानों को या एसटीएफ की टीम के सदस्यों को झेलना पड़ा जिसका कोई हिसाब नहीं है। जीपीएस ट्रैकर जिस तरीके से उसे इंस्टॉल किया गया था ददुआ के टीम के अंदर से, उससे वो लगातार मुखबिर के जरिए एसटीएफ की टीम को सिग्नल मिल रहा था कि ददुआ किस तरीके से मूव कर रहा है। और जैसे ही ददुआ उस जगह पर पहुंचा जहां पर कि पुलिस के लिए बड़ा आसान होता उसको पकड़ना या उसको समाप्त करना, तो जैसे ही ददुआ वहां पर पहुंचा तो एसटीएफ की टीम भी वहां पर पहुंचती है, बहुत करीब पहुंचती है। और एसटीएफ की टीम, खासतौर पर उस टीम के लीडर अमिताभ यश को पता था कि उन्हें सिर्फ एक मौका मिलने जा रहा है। अगर वो ये मौका चूके तो ददुआ वहां से सीधे तौर पे निकल जाएगा और फिर उसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। साथ ही साथ मुखबिर एक्सपोज होगा, साथ ही साथ एसटीएफ की रणनीति भी एक्सपोज हो जाएगी और उसके बाद ददुआ पहले से और ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक साबित होगा और साथ ही साथ और बहुत ही ज्यादा सतर्क भी हो जाएगा, जिसके बाद उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होता। अब ददुआ सीधे उनके निशाने पर था। एसटीएफ की टीम वहां पहुंच चुकी थी जहां ददुआ अपना ठिकाना, अपना डेरा जमाए बैठा हुआ था और फिर एसटीएफ की टीम फायर झोंक देती है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और कुछ घंटे की गोलीबारी के बाद, चूंकि पुलिस टीम उनके ऊपर काफी पहले से नजर रखे हुई थी, तो पुलिस टीम को यह एडवांटेज था कि वो ददुआ के से ज्यादा बेहतर पोजीशन में अपने आप को रखें और एसटीएफ की टीम को बिना किसी कैजुअलिटी को झेले हुए यह सफलता मिली। ददुआ जहां बैठा हुआ था वहां से गोलियां चलनी बंद हो गई, शांति छाई हुई थी। जब ये लोग करीब पहुंचे तो तकरीबन 10 लाशें वहां पहुंच पड़ी हुई थी। पता चला कि उन्हीं में से एक व्यक्ति ददुआ है, जिसकी बाद में गांव वालों ने भी शिनाख्त की। कहते हैं जब यह खबर फैली तो लोग ट्रैक्टरों में बैठकर, साइकिल पर बैठकर, दूर दूर से पैदल से चल करके लोग उसकी लाश देखने वहां पहुंचने लगे। लोग देखना चाहते थे कि ददुआ की लंबाई कितनी है, ददुआ दिखता कैसा है, ये तमाम चीजें लोग जानना चाहते थे और इसीलिए लोग उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर ददुआ मारा गया था। उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ददुआ मारा गया था। ददुआ के मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के में पूरी एक तरह से जश्न की लहर दौड़ जाती है और ददुआ का जो डकैतों का मनोबल था वो टूट जाता है। लेकिन ददुआ का एक बहुत ही करीबी चेला था, शिष्य था, जो ददुआ को अपना गुरु मानता था। उसका नाम था अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया। लेकिन एसटीएफ का ये जश्न का माहौल अभी 24 घंटे भी बरकरार नहीं रह पाया कि 24 घंटे के बाद ही, 24 घंटे के अंदर ही एसटीएफ के वो जवान जो ददुआ के खिलाफ कार्रवाई में तो उनको कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा, लेकिन 24 आवर्स के अंदर ही एसटीएफ के 7 लोग मारे जाते हैं, घेर कर बहुत ही बेरहम तरीके से। और इस घटना को अंजाम देने वाला था ठोकिया उर्फ अंबिका पटेल। तो दोस्तों, ये थी ददुआ के मारे जाने की पूरी कहानी। किस तरीके से जंगल के अंदर घुसकर 50 किलोमीटर तक ट्रैक करके एक एक इंच, एक एक कदम चलकर पुलिस उस तक पहुंच करके उसे समाप्त करती है। लेकिन पुलिस का ये यानी यूपी एसटीएफ का ये जो जश्न था, ये खुशी थी, वो मात्र 24 घंटे के अंदर ही मातम में तब्दील हो जाती है। और इसके पीछे वजह था वो कारनामा, ठोकिया गैंग का वो कारनामा जिसने एसटीएफ के 6 जवानों को मार डाला था। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ठोकिया ने एसटीएफ के 7 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।